नमस्कार, इंदौर डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आज के अंक में हम बात करेंगे दुनिया में सबसे खतरनाक समझी जाने वाली बीमारी कैंसर के बारे में। दर्शकों, आप जानते हैं कि दुनिया में लगातार कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तमाम रिसर्च के बावजूद अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि कैंसर का शर्तिया उपचार ढूंढ लिया गया है, लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि अगर कैंसर का सही समय पर इलाज शुरू हो जाए और जैसा चिकित्सक कहें वैसा अगर मरीज करे तो काफ़ी हद तक कैंसर को न केवल नियंत्रित किया जा सकता है बल्कि सामान्य जीवन भी जिया जा सकता है। इसी विषय पर बात करने के लिए और तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर पीयूष शुक्ला मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे बात करते हैं कैंसर के बारे में। डॉक्टर पीयूष, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रतीक सर, आप लोगों का आभार। आज मुझे आप लोगों ने आज अपने राय या अपनी एडवाइस व्यक्त करने के लिए यहाँ बुलाया। जो भी मैं अपनी तरफ से जागरूकता फैला सकूं या बता सकूं, प्रश्नों का सही उत्तर दे सकूं, ये प्रयास रहेगा आज। पीयूष सर, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि आमतौर पर ये कहा जाता है और अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर ये समय रहते मालूम पड़ जाता, पहले मालूम पड़ जाता तो आपका उपचार संभव था, लेकिन आप जब हमारे पास आए हैं तब ये सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है। तो वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जो हमारे शरीर में, ऐसे कौन से परिवर्तन आते हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद हमें कैंसर हो सकता है और हमें तत्काल किसी चिकित्सक के पास जाना चाहिए? देखिए, कुछ कैंसर्स हैं जो सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। कुछ कैंसर इतने इंडोलेंट या शांत रहते हैं कि वो बिना कोई प्रेजेंटेशन के, आप उसमें किसी मरीज़ की गलती भी नहीं रहती, पर वो ऑटोमेटिकली स्टेज 4, स्टेज 3 ऐसे प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ओवेरियन कैंसर या पेनक्रियाटिक कैंसर, हमारे शरीर की जो एब्डोमेन की झिल्ली है, पेरिटोनियम, इसके पीछे के स्ट्रक्चर्स, इतनी बड़ी स्पेस रहती है उधर कि जो गांठ है वो कई बार आप देखते होंगे कुछ फोटोज़ वीडियोज़ की 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बड़ी गांठ हो गई है और कोई सिम्टम नहीं आ रहा। जब तनाव चालू होता है, गांठ का जो झिल्ली पे दबाव बनता है, तब दर्द होगा या फिर कोई जीआई सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें किस साइट पे कैंसर है उसका भी कुछ हम लोगों के सिम्टम्स पे प्रभाव है। प्रमुखतः अगर आप बात करो एट रिस्क पेशेंट्स, एट रिस्क मतलब जिनकी पुअर लाइफस्टाइल है। पुअर लाइफस्टाइल बोला जाए तो जिनको तम्बाकू, शराब या फिर जंक फूड खाना, अपने जो धूम्रपान बहुत करते हैं लोग, सिगरेट बहुत पीते हैं, तो ये उस तरह का है कि मैं अगर रोड पर उल्टी डायरेक्शन में चल रहा हूं तो मेरा एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ रही है। तो दीज आर फ्यू रिस्क फैक्टर्स। जो रिस्क फैक्टर्स हैं तो उसके कारण फिर हमें, अब अगर सिर्फ मैं सिगरेट की बात करूं तो सिगरेट में 72 ऐसे तत्व हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है, जो किसी तरह का कैंसर कर सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग से लोग प्रायः तो सोचते हैं कि मुख का कैंसर, ईसोफेगस, लैरिंग्स, ये कैंसर, पर 18 प्रूवन कैंसर्स हैं स्मोकिंग के। तो ये बड़े फिगर्स हैं। तो अगर सिम्टम्स की बात करें, मुख कैंसर है तो मुख का खुलना कम होना, ये फाइब्रोसिस की शुरुआत है। सफ़ेद या लालपन आना, इसके अलावा फिर कोई छाला होना जो हील ना हो रहा हो, फिर गले होर्सनेस, जो आवाज़ में बदलाव आए, निगलने में दिक्कत, जो भी हमारे छिद्र हैं उसमें से खून आना, जैसे सर्विक्स हुआ, मुख हुआ, इन सब जगहों से अगर ब्लड, शौच के रास्ते से खून आ रहा है या रास्ते, जी, यूरिन करते वक्त आपको खून, ये आपका कोलन कैंसर या रेक्टल कैंसर अगर शौच के रास्ते से हो रहा है, अगर बच्चेदानी के रास्ते से हो रहा है तो सर्वाइकल, एंडोमेट्रियल कैंसर। तो ये सारी कुछ सिम्टम्स हैं जो कि
हम लोगों को अर्ली डायग्नोसिस की तरफ लेके जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप एक बहुत अनुभवी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आप लगभग 15-17 वर्ष से आप मरीजों का विभिन्न शहरों में इलाज करते रहे हैं। आप एम्स में रहे हैं, रायपुर में रहे हैं, इंदौर में बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे हैं। तो आपके वृहद अनुभव का लाभ लेते हुए सवाल करना चाहता हूँ कि कैंसर के बहुत बड़े कारण तो आपने बताया कि धूमपान है, शराब है, तंबाकू है, लेकिन इसके अलावा भी और कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है? क्या आजकल का हम जो खान पान खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र है, बहुत ज़्यादा रासायनिक चीज़ें हैं, हम फ्रिज का, एसी का बहुत उपयोग कर रहे हैं, और हमारी जीवन शैली, प्लास्टिक का हम बहुत उपयोग कर रहे हैं, तो क्या ये सब भी कैंसर के कारण है? देखिए, आजकल कैंसर को लाइफस्टाइल डिजीजेस में, लाइफस्टाइल डिजीजेस पहले हम लोग किसको मानते थे? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दीज आर लाइफस्टाइल डिजीजेस। उसी तरह से कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ में कन्वर्ट होती जा रही है। लगभग 1/3 मतलब 30 से 35% केसेस ऐसे हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या तो कम कर सकते हैं या हो सकता है ना ही हो। तो उस, जैसे आपने उपयुक्त कहा, स्मोकिंग, टबैको की हो गई एक लाइफस्टाइल। दूसरा इनएक्टिव लाइफस्टाइल की है, मैं कुछ करता ही नहीं, कोई वर्कआउट नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, किसी तरह का काम नहीं, तो ये इनएक्टिव लाइफस्टाइल। पुअर फूड, पुअर फूड में मतलब आप सिर्फ फैट रिच फूड ले रहे हो, शुगर रिच फूड ले रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट कम हो जिसमें, इस तरह के आहार, इसको हम बचाव करना है। फिर कुछ कारण आप जैसे बोल रहे हो, हालांकि कंप्लीटली प्रूवन नहीं है, पर जो एकदम गर्म जो तरल पदार्थ वगैरह है, ये अगर हम प्लास्टिक के बर्तनों में लेते हैं तो ये कार्सिनोजेनिक आजकल सर हम देखते हैं ना कि वो प्लास्टिक की थैली में दुकान से चाय लेकर आ रहे हैं, फिर उसको प्लास्टिक के कपों में ही लोगों को सर्व कर रहे हैं, या बहुत दिनों तक पानी जो है प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ है, वो धूप में पड़ा हुआ है, ऐसा पड़ा हुआ है, फिर हम उसको पी रहे हैं। तो ये सब भी ये एकदम गर्म चीज़ अगर प्लास्टिक के साथ कांटेक्ट में आती है तो देयर आर चेंजेस, जो एल्डिहाइड में फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो कार्सिनोजेनिक माना गया है, पर कंप्लीटली प्रूवन नहीं है। इसीलिए आजकल आप देखते होंगे कि कुल्हड़ का प्रयोग होने लगा, जो पुराने ज़माने में होता था। अब हम लोग प्लास्टिक थोड़ा फ्री करना चाहते हैं क्योंकि ये कुछ ना कुछ कॉजेज़ रहते ही हैं। आपने एक और चीज़ बोली थी, फर्टिलाइज़र्स। इधर पे जिस जगह, जब मैं दिल्ली में था उस वक्त एक ट्रेन अभी भी चलती है जिसको कैंसर एक्सप्रेस बोला जाता है, जो पंजाब से मरीज़ों को दिल्ली लाती है। तो जो हमारी हरित क्रांति हुई थी उसमें जो फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ, उसका आगे चल के अब नेक्स्ट जनरेशन उसका कुछ ना कुछ फल निकल रहा है, जिसके कारण कैंसर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज बन गया है फर्टिलाइज़र यूज़। एमपी में भी अगर आप बात करो तो गुना क्षेत्र में मैंने देखा है, और एक हरदा क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कई जगह बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है, जिसके कारण बिना कीटनाशक का भी बहुत ज़्यादा ऐसा पेस्टिसाइड का भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी घातक है। मतलब कुछ आनुवांशिक जेनेटिक कॉजेज होते हैं, जैसे आपने पूछा था, तो ये जेनेटिक म्यूटेशन के लिए ये पेस्टिसाइड्स वर्क करते हैं। फिर डॉक्टर साहब, एक बात अगर अपन ये मान लें कि चलिए कैंसर हो गया, जिस भी वजह से हुआ, अब कैंसर होने के बाद जैसे ही मरीज को ये पता चलता है कि उसे कैंसर है, तो वो एकदम सदमे में आ जाता है, उसको धक्का सा लगता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। और वो तो जाता ही जाता है, उसके परिवार के लोग, उसके फैमिली, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप, उनको भी एक तरह से लगता है कि अब क्या होगा, और उसको लगता है कि अब तो शायद मेरा जीवन कुछ ही दिनों का बचा है, ख़त्म हो जाएगा, अब इलाज में भी बहुत पैसा खर्च होगा, समय भी बहुत लगेगा। तो असलियत क्या है? क्या अगर सही समय पर सही तरीके से इलाज शुरू हो जाए तो मरीज अपनी वैसी नॉर्मल लाइफ स्पॉन को अपने जीवन चक्र को जी सकता है, 65-70 साल जो एक सामान्य मनुष्य की उम्र हम मानते हैं, बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में है। तो क्या अगर सही समय पर इलाज हो, सही डॉक्टर के अंडर में हम काम करें, तो उस खतरे से जीता जा सकता है, उस खतरे को हराया जा सकता है? देखिए, इसको अगर मैं ब्रेक करूं प्रश्न को, तो सबसे पहला होता है, हमें हमारी टीचिंग में है कि हाउ टू ब्रेक द न्यूज़। ये बहुत बड़ी
न्यूज़ होती है किसी के लिए भी कि उसे बताया जाए कि आपको कैंसर हुआ है। कैंसर शब्द से ही लोग डरते हैं, तो पहले तो उसको डर उसका ख़त्म किया जाए। किस तरह से बताया जाए, उसमें रिपोर्ट में आप पॉजिटिव्स भी देखिए, नेगेटिव्स भी देखिए। हो सकता है स्टेज 2 कैंसर है, तो स्टेज 2 का सर्वाइवल कितना है, आपको क्या क्या हो सकता है, इस किस तरह से ये चीज़ बताई जाए तो व्यक्ति उससे थोड़ा सा साहस बना रहता है। इसके अलावा फैमिली काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है कुछ लोग या तो बहुत पैम्पर करते हैं कि हाँ हाँ आपको बिल्कुल सजो के रखेंगे, दूसरे एकदम धिक्कार देते हैं कि आपको कैंसर हो गया, छूत की बीमारी टाइप से आपको दूर रख देंगे। तो ये आपका जो नॉर्मल बिहेवियर और होना कई चाहिए। मरीज भी अपनी फैमिली को बताना नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके माँ बाप को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को मालूम पड़े। ये कम होता है। अधिकतर परिवार आगे आता है, फैमिली वाले बोलते हैं कि मरीज को ना बताया जाए, जबकि ये मैं अपनी प्रैक्टिस में बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहता। मरीज को पॉजिटिव्स, मरीज अगर कैंसर अस्पताल आएगा वो पढ़ ही लेगा या देख लेगा कि कैंसर इलाज हो रहा है, तो उसको सिर्फ एक शब्द याद रहेगा कैंसर, उसको बाकी कुछ नहीं पता रहता कि उसके साथ मतलब इलाज में क्या परिणाम होंगे, दुष्परिणाम होंगे, उसका सर्वाइवल क्या है। ये सारी चीज़ें अगर उससे डिस्कस हो सकता है वो उसके अंदर भी साहस रहे। डॉक्टर साहब, इसका इलाज की शुरुआत, मेरा जो प्रश्न था उसमें इलाज की बात थी कि हाँ। क्या अगर हम एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, एक विशेषज्ञ के साथ अपने कैंसर के इलाज को लेकर बात करें, तो हमारा जो लाइफ स्पान है, हमारा जो जीवन की अवधि है, वो वैसे ही सामान्य मनुष्य की तरह हो सकती है, बशर्ते कि हम दवाइयाँ लें, रेडिएशन कराएं, कीमो कराएं, ज़रूरत हो तो सर्जरी कराएं और अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। देखिए आजकल थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज़्यादा, सर्वाइवल के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हो। अगर मैं बोलूं किसी को कि मैं तुम्हारा हाथ, कोई रनर है, मैं उसको बोलूं तुम्हें सार्कोमा हुआ है, एक इलाज है, मैं तुम्हारा पैर काट दूं, वो उस पर क्या बीतेगी वो आप समझ ही सकते हो। जो उसके रोज़गार है एक तरह से, वो मैंने ले लिया। इसका दूसरा तरीका हो सकता है, मैं ऐसा कैंसर है कि मैं उसका रिडक्शन कर सकता हूँ कीमो से, रेडिएशन से, हो सकता है उसका पैर बच जाए, इम्प्लांट लग जाए, कुछ हो जाए। दैट इज़, अगर इस तरह का इलाज हो सकता है तो उसे वो बताया जाए। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ और सर्वाइवल दोनों चीज़ को बैलेंस करके आजकल इलाज की तरफ हम लोग ज़्यादा प्रमुखता से देख रहे हैं। इसके अलावा जो आप बोल रहे हैं सर्वाइवल, सिर्फ एक सर्वाइवल पैमाना नहीं है, डिजीज़ फ्री सर्वाइवल ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इलाज हम लोगों का ओवरऑल सर्वाइवल नहीं बढ़ाएंगे, पर हो सकता है मेरी बीमारी को हटा दें। 5 वर्ष तक अगर कैंसर नहीं आता मेजर डिजीज़ में, तो हम उसको क्योर मान लेते हैं। उसको रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए, जो जो बोला गया है उसको मतलब आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, 3 महीने 6 महीने फॉलोअप पे आते रहना है। अगर ये अच्छे से फॉलो करता है पेशेंट, तो सामान्य लाइफ विथ अ गुड क्वालिटी मिल सकती है। डॉक्टर साहब, कैंसर से मुक्ति पाने के लिए एक तो सर्जरी है कि जहाँ जिस अंग में आपको कैंसर हुआ है वहाँ सर्जरी करवा लें, उसको निकाल के अपने शरीर से बाहर कर दें। लेकिन इसके अलावा कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती और उसका इलाज जो है वो दूसरी विधियों से, दूसरे तरीके से होता है। उसमें जिसके आप विशेषज्ञ हैं, कीमो के और रेडिएशन के, वो भी एक तरीका है जिससे कि लोगों को कैंसर से मुक्ति मिलती है। तो कीमो क्या है और इसको किस तरह से दिया जाता है और कब दिया जाता है? देखिए कीमो, अगर मैं कैंसर इलाज को डिवाइड करूं तो 3 तरह से इलाज हो सकता है। एक सर्जरी, दूसरा रेडिएशन, तीसरा कीमोथेरेपी। सर्जरी और रेडिएशन प्रमुखतः लोकलाइज ट्रीटमेंट है। मेरी बीमारी एक जगह सीमित है, मैं उसको या तो सर्जरी से हटा सकता हूँ या रेडिएशन से हटा सकता हूँ। जो कीमोथेरेपी है वो सिस्टमिक ट्रीटमेंट है। सिस्टमिक मतलब उस अगर मैंने उसको ओरल या आईवी के रूट से दिया तो वो शरीर के विभिन्न सेलों पे जाके, अधिकतर सेलों पे जाके असर करेगी। दैट इज़ सिस्टमिक ट्रीटमेंट। तो कीमो अगर यूज़ करना है तो कीमो कई बीमारियों में, जैसे कुछ ल्यूकीमियाज हैं, ब्लड कैंसर्स हैं,
या फिर आपके कुछ लिम्फोमाज हैं जिसमें सिर्फ कीमोथेरेपी ही दे के अपना इलाज किया जा सकता है। ये अब कीमोथेरेपी किस स्टेज में आप आ रहे हैं, किस साइट का कैंसर है, क्या ग्रेड है, उस पे डिपेंड करती है कि ये कीमोथेरेपी मुझे शुरू में पहले लेनी है, साथ में लेनी है, साथ में रेडिएशन के, या हो सकता है सर्जरी के बाद लेनी पड़े। अब जो सबसे प्रमुख कैंसर है, मैं 2 कैंसर्स की बात करता हूँ। फीमेल्स में प्रमुख कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, और मेल्स में इंडिया में अगर देखा जाए तो ओरल कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर में कुछ आपका अगर मान लीजिए स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर आ रहा है तो उसका पहला ही इलाज लोकली एडवांस कैंसर कहते हैं। जो लोकली एडवांस कैंसर में सबसे पहला इलाज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से बीमारी को आप श्रिंक कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, उसके बाद उसे सर्जरी लायक बनाया गया। सर्जरी होकर डिपेंडिंग ऑन फर्दर रिपोर्ट्स उनको हार्मोन थेरेपी और रेडियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एक गाइडलाइन है। अगर बहुत छोटी बीमारी है, हो सकता है हम सर्जरी ही कर लें, डायरेक्ट सर्जरी करके फिर किसी चीज़ की आवश्यकता है कीमो या रेडिएशन की, वो दें। पर डॉक्टर साहब, कीमो को लेकर एक मिथ भी है। अब ये मिथ है या हकीकत है, ये आप बताएंगे कि भाई कीमो बहुत परेशानी भरा होता है। अक्सर मरीज को लगता है कि कीमो में पेशेंट डाउन हो जाता है, उसकी हेल्थ भी गिरती है, उसके बाल उड़ जाते हैं, उसको डिप्रेशन भी आता है, छाले हो जाते हैं मुंह में, और कई बार बहुत लूज मोशंस लगते हैं 5-5 7-7 दिन, कई बार कब्ज़ हो जाती है, उसको मोशन ही नहीं होता है, और कीमो से अंदर ही अंदर उसको बहुत परेशानी होती है, बहुत जलन होती है, गर्मी बहुत लगती है। तो कई बार मैंने ऐसे मरीजों को जानता हूँ पर्सनली, जिन्होंने 1 2 3 कीमो की सिटिंग ली और उस पर इतने घबरा गए कि उन्होंने कहा मुझे मरना मंजूर है साहब, पर मैं कीमो नहीं करवाऊंगा। डॉक्टर समझाते हैं, परिवार के लोग समझाते हैं, बड़ा कष्ट होता है कीमो के अंदर। सच्चाई क्या है? ये मिथ नहीं है, ये सच्चाई है। जो पुरानी कीमोज होती थी उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते थे। अभी जैसे मैंने बात की सिस्टमिक, अब जहाँ जहाँ पे सेल डिवीज़न ज़्यादा होता है, जैसे हमारे हाथों में सेल तेज़ी से डिवाइड होते हैं, हमारे बालों में, नाखूनों में, इन ब्लड के, तो जहाँ पे सेल डिवीज़न ज़्यादा होता है, क्योंकि कैंसर सेल्स बहुत तेज़ डिवाइड करते हैं, उसको मारने के लिए जो कीमो ड्रग्स हैं वो जहाँ जहाँ कैंसर सेल्स का डिवीज़न, नॉर्मल सेल्स का डिवीज़न भी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। इसीलिए डायरिया देखते हैं, बाल झड़ना देखते हैं, नाखून खराब हो रहे हैं, या ब्लड में कमी आ रही है। ये सारे सिम्टम्स उस सेल के वजह से हो रहे हैं। रेडिएशन में भी टारगेटेड होता है कि बिल्कुल जहाँ सिकाई करनी है, रेडिएशन का मतलब अगर मैं हिंदी करूँ सामान्य भाषा में तो सिकाई बोल सकते हैं इसको, ये सबसे बड़ा मिथ ये भी है कि सिकाई नहीं है वो। सिकाई शब्द जैसे ही आप बोलोगे, अब अगर आप यहाँ देखो इसको सिकाई बोल रहे हैं, दिल्ली में सिकाई, महाराष्ट्र जाओगे उधर लाइट बोलते हैं, तो दीज आर फियर मॉन्गरिंग वर्ड्स, मतलब डर पैदा करते हैं। आप किसी को सिकाई बोलोगे, उसे लगेगा कि हीट लगेगी, गर्म लगेगा, मुझे हो सकता है कुछ जलाएं। और लेमन मतलब जो अनपढ़ है वो तो बिल्कुल यही समझता है। तो ये मैं डे टू डे विकिरण थेरेपी, हम तो यही समझते हैं कि रेडिएशन मतलब सिकाई है। हाँ, आप वो शब्द है जो सिकाई वर्ड बोला, उसमें टारगेटेड मतलब एक्सरेज है। जैसे अगर आप एक्सरे कराने जाओगे तो कहीं आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, वैसे ही रेडिएशन में एग्जैक्टली। लेकिन वो टारगेटेड होने लगा है कि आजकल मुझे अगर यहाँ वो उसकी रेस डालनी है तो वहीं डलेगी, बिल्कुल। और आसपास जो हम खतरा डलते थे कि आसपास की चीज़ें डैमेज होंगी, आसपास की चीज़ें जल जाएंगी, उससे बच जाएंगे। अभी पहले जो मशीन्स होती थी कोबाल्ट मशीन होती थी, और आजकल जो लीनियर एक्सेलरेटर मशीन्स हैं वो इतनी इक्विप्ड हैं कि 2 मिलीमीटर से ऊपर आपका वो टारगेट को हिट ही नहीं होता। अगर मुझे इतने को देना है उसी जगह पे जाएगा। अब कुछ कैंसर्स जैसे ब्रेस्ट बार बार आ रहा है, लंग आ रहा है, छाती के कैंसर जो रेस्पिरेशन के साथ मूव करते हैं, छाती मेरी ऊपर नीचे हो रही है, लंग्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हम लोग इसमें इंस्पिरेटरी होल्ड टेक्निक होती है कि मैंने इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन मतलब उसकी सांस को ऊपर नीचे दोनों को ट्रैक किया, उसके अनुसार ट्यूमर को टारगेट किया और किल किया। तो इसमें आपकी नॉर्मल लंग, नॉर्मल ब्रेस्ट, ये सब बच जाता है। क्या साइड इफेक्ट्स है कीमो के भी और रेडिएशन के भी? कीमो के तो हम लोगों ने बात कर ली कि जिस साइड बाल पे कर झड़ते रहे हैं हैं, वो जो मैंने जिक्र किया, लेकिन रेडिएशन की क्या साइड इफेक्ट है? रेडिएशन साइड डिपेंडेंट है, लोकलाइज ट्रीटमेंट है। अगर मैंने मान लीजिए उनके हेड एंड नेक, मुख के कैंसर का किसी का इलाज किया, तो एक तो जो लार की ग्रंथि है, वो लार की ग्रंथि थोड़ा सा
लार बनना कम होता है। मुंह ड्राई हो जाएगा। ड्राई होगा। ड्राइनेस सर्जरी के बाद आते हैं प्रमुखता। तो एक तरफ लार की ग्रंथि ऑलरेडी रिमूव होती है, दूसरी को बचाना ज़रूरी है, तो थोड़ी ड्राइनेस रहेगी, मुंह में छाले आते हैं। जो रेडिएशन रहता है थोड़ा स्कैटर करता है, कभी भी रेज स्ट्रेट नहीं जाती, वो डाइवर्जेंट होती हैं। तो वो डाइवर्ज होने की वजह से थोड़ा कुछ जगहों पे आपके मुंह में अल्सर कर देगा, छाले आते हैं, जो एफ्थस अल्सर हैं, जो ठीक हो जाते हैं ट्रीटमेंट के बाद। इसके अलावा कई बार मसल फाइब्रोसिस होती है, तो मुख खुलना थोड़ा कम हो सकता है। और अंदरूनी जब सेल किल होते हैं तो कुछ सूजन आती है, जो हो सकता है कुछ गले में निगलने में दिक्कत हो। ये सब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट के बाद सामान्य हो जाएगा। अब ये तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा कि कितनी उसकी सिटिंग्स थेरेपी कीमो की होगी या कितनी सिटिंग उसकी जो उसकी होगी। लेकिन सामान्यतः कितने दिनों बाद, ये कीमो लेने के बाद भी और रेडिएशन लेने के कितने दिनों बाद पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकता है और अपने आप को खुद को वो रोग मुक्त, कैंसर मुक्त भी फील कर सकता है? सामान्यतः अगर सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है, कीमो रेडिएशन सर्जरी, तो 6 वीक्स तक हम लोग मान के चलते हैं कि 6 हफ्ते तक उसका दुष्प्रभाव रह सकता है। जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है, उस दुष्प्रभाव के कारण वो मरीज़ को लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ ना कुछ खा रहा हूँ, कुछ दवा लग रही है। 6 हफ्ते के बाद या 8 हफ्ते के बाद हम लोग कोई भी डिपेंडिंग ऑन द कैंसर जांच करते हैं और उसके बाद ही अनाउंस करते हैं कि अभी आपके पास, अभी आप डिजीज़ फ्री हो, रेगुलर फॉलोअप रखो। ऐसा 3 से 5 साल तक पेशेंट का फॉलोअप रखा जाता है। 5 साल बाद ही हम उसको कंप्लीट क्योर बोलते हैं। एक हमारे यहाँ भारत में एक समस्या ये भी है कि जब भी कभी ऐसी बड़ी बीमारी होती है तो हम अभी भी इतनी तरक्की करने के बाद, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद, अभी भी हम भभूत पे, पानी पे और इधर उधर मठों पे यहाँ वहाँ जाना शुरू कर देते हैं और घर परिवार वालों को लगता है कि भाई ये भी एक तरीका है। खैर, मैं किसी के विश्वास को, श्रद्धा को, आस्था को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस वजह से भी क्या कैंसर बढ़ता जाता है और मौतों की संख्या बढ़ती जाती है? डिले इन ट्रीटमेंट तो डेफिनेट है। जैसे आपने बोला, हम लोग भी, मरीज़ हमसे पूछता है कि इस समय हम आयुर्वेदिक ले लें, हम वहाँ घूम आएँ, शिमला घूम आए, आसाम घूम आए, दवाई मिलती है। हाँ। तो हम मना नहीं करते, ये आपका विषय है। पर कई बार जो दवा है वो रिएक्ट करेगी इसके साथ, क्योंकि वो भभूत में क्या है हमें नहीं पता। हो सकता है स्टेरॉयड मिला हो जो आपका मैरो पूरे से डिस्ट्रॉय कर दे। हम यही सोचते रह जाएंगे कि हमारी दवा से हो रहा है, हम उसका डोज कम कर दें, पर वो उसका साइड इफेक्ट था जो भभूत खा रहा था वो। तो अच्छा, कुछ लोग साहब, इसमें क्या होता है कि दोनों तीनों पैथियों को अपनाते हैं। मैं किसी पैथी को खराब नहीं मानता, सब में अपने गुण हैं। आयुर्वेद तो हमारी बहुत सनातन परंपरा है, होम्योपैथ ने बहुत अच्छा असर दिखाया है। लेकिन कई मरीज घबराहट में, परेशानी में, वो आयुर्वेद की दवाइयाँ भी साथ में ले रहे हैं, होम्योपैथ की दवाइयाँ भी साथ में ले रहे हैं और आपकी एलोपैथ भी साथ में ले रहे हैं। ये खतरनाक है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने एलोपैथ पढ़ा है, एलोपैथ पे मैं कमांड कर सकता हूँ कि हाँ इसका ये साइड इफेक्ट है, इसका ये इफेक्ट है। आयुर्वेद एंड होम्योपैथ जो आप बोल रहे हो, बेसिकली ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं कि आप इसके साथ ये ना लो, जैसा होम्योपैथ में बोलते हैं, या आयुर्वेद में तो पूरा ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, परहेज बहुत होता है। हाँ, तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दे आर एक्टिंग। मैं मना नहीं कर रहा है, हो सकता है कैंसर के उपचार में मदद करें। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या तरीका है, ये हमारे समय ज़्यादा नहीं दे रहा है, इसलिए बहुत संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूँगा कि कैसे जीवन शैली हो कि हम कैंसर से काफ़ी हद तक बच सकें। बाकी तो सब प्रभु इच्छा है। देखिए, सबसे लाइफस्टाइल, हमारे हाथ में जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर मैं बोलूँ, आप हफ्ते में कम से कम पर 5 दिन 20-20 या 30 मिनट अपना वर्कआउट करिए, कुछ ना कुछ फास्ट जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, जो आपसे हो सके वो करिए। इससे एक अच्छी चीज़ होती है कि अंदर से हमारे एंडोर्फिन्स जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, दे आर ऑल्सो एंटी कैंसरस। इसके अलावा नशा मुक्ति, अल्कोहल से फ्री रहिए, अपना आहार, अच्छा आहार लीजिए,
ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तंबाकू बिल्कुल मत लीजिए, सिगरेट और तंबाकू इसको बिल्कुल नहीं लेना है। इससे तो दूर ही रहे। मतलब 60% कैंसर्स आपके टोबैको रिलेटेड हो रहे हैं। फिर और ताज़ा खाना खाइए, गर्म खाना खाइए, हाँ, घर का खाना खाइए, अच्छा पानी लीजिए। अब कुछ चीज़ें हम लोगों को पॉलिसी मेकर्स की तरफ से भी चाहिए रहेगी कि भाई ये सब इन पे बैन लगाया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से या देश में आप जागरूकता बोल दो तो एक कैंसर डे मना लिया जाता है 4 फरवरी, या नो टोबैको डे 31 मई। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर पीयूष शुक्ला, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है और कैंसर से लड़ने के लिए, कैंसर की खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसमें आपकी जानकारी निश्चित रूप से बहुत काम करेगी। इंदौर डायरी के अंक में आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।